हेलो 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 बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड ओ सॉरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। विशाल, स्नेहा, प्रिंस, अभिषेक, अंजनी, गोविंद, सूर्या, श्याम जी, प्रथम, खुशी, राजू, लीलाधर, राज चौधरी, जया, राज मिश्रा, अपरिचित। हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो चैप्टर है ना वो प्रकाशिक समावयवता का है। और प्रकाशिक समावयवता से पहले जो आप लोगों की संरचनात्मक समावयवता थी वो हम लोगों ने कंप्लीट करा दी है। ज्यामितीय समावयवता हम लोगों की चल रही है। तो एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर, मेरी बात को जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम लाल कर दिया यार, इसको ब्लैक ही कर दो। देखो, तो अगर मैं आप लोगों को यह बोलूं कि हम लोगों को सारा का सारा जो ध्यान फोकस करना है वो प्रकाशिक समावयवता पर फोकस करना है, तो जो हमारा बचा हुआ ज्यामिति का पार्ट है, सुनो मेरी बात, जो हमारा बचा हुआ ज्यामिति समावयवता का पार्ट है, ज्यामिति समावयवता का जो पार्ट है, बचा हुआ ज्यामिति समावयवता का जो पार्ट है, उसको मैं यहां पर थ्योरी फॉर्म में लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर फील ना हो। समझ में आ गई बात? तो उसको हम यहां पर लेकर आए हैं थ्योरी फॉर्म में, और उसके बाद हम लोग यहां पर शुरू कर देंगे प्रकाशिक समावयवता, है ना। इसके तुरंत बाद ही मैं आप लोगों को प्रकाशिक समावयवता स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब स्टार्ट कर दिया है तो अधूरे में तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया है तो अधूरे में तो छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे आप लोगों की लक्ष्य प्लस वाली क्लास है। फ्राइडे फ्राइडे प्लस सैटरडे, फ्राइडे प्लस सैटरडे आप लोगों की कौन सी क्लास रहने वाली है? सर, लक्ष्य प्लस वाली क्लास रहेगी। लक्ष्य प्लस वाली क्लास रहेगी, जहां पर आप लोगों का पीवाईक्यू डिस्कशन होगा। जहां पर, सुनो मेरी बात, यहां पर पीवाईक्यू डिस्कशन आप लोगों के पास होगा। पीवाईक्यू डिस्कशन यहां पर होगा, जहां पर आप लोगों के पास जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करवाए जाएंगे। जेई मेंस प्लस एडवांस, जेई मेंस प्लस एडवांस के क्वेश्चन यहां पर डिस्कस होंगे। साथ ही साथ यहां पर आप लोगों के पास कट्टर जेई शीट जो होगी, है ना, कट्टर जेई शीट ये डिस्कस होगी। ये सारी की सारी चीजें यहां पर डिस्कस होने वाली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए, क्योंकि आपका समय यहां पर कीमती है, हम लोगों को 4 लेक्चर दिए हुए थे प्रकाशिक समावयवता में, सर 4 तो ज्यामिति में ही चले गए हैं। तो आइए इसके आगे के पॉइंट को हम जल्दी से खत्म करते हैं, है ना, और प्रकाशिक समावयवता को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान लगाइएगा। अच्छा, कुछ बच्चों का यहां पर एक कंसर्न आया था कि सर हम लोगों को नोट्स बनाने का प्रॉपर टाइम दिया करो। बेटा, इसको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमारा 12th वाला पोर्शन स्टार्ट होगा तब आप लोग नोट्स बनाइएगा। ये खाली आप लोगों के रिवीजन के लिए है मेरे दोस्तों, तो यहां पर आप रिवीजन पर फोकस कीजिएगा। जैसे मैंने आप लोगों को ज्यामितीय समावयवता की कंडीशन बता दी थी कि किन किन यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता आपको मिलती है। आज हमारा जो डिस्कशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा ज्यामितीय समावयवता का नामकरण, यानी आप ज्यामितीय समावयवियों को कैसे, किस नाम से यहां पर जानोगे। तो ये देखिए सर, जितनी भी ज्यामितीय समावयवता की कंडीशन मेरे दोस्तों आप लोगों ने यहां पर पढ़ी है, क्या लाइन बोल रहा हूं मैं यहां पर, जरा देखने की कोशिश करो। जितनी भी ज्यामितीय समावयवता की कंडीशंस आप लोगों ने पढ़ी है, उन ज्यामितीय समावयवता के 3 प्रकार से यहां पर आप नाम दे सकते हो। कौन कौन से नाम है बेटा? सर, एक होता है सिस ट्रांस, एक होता है सिन एंटी, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों EZ नामकरण। अब आइए बेटा, सर सिस ट्रांस नामकरण क्या होता है? बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चों। जो सिस ट्रांस नामकरण होता है मेरे दोस्त, वहां पर हम लोगों को देखना है, यदि सेम ग्रुप सेम साइड में उपस्थित हुए, जो लाइन बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि सेम ग्रुप सेम साइड में उपस्थित होते हैं
तो उसे सिस कहा जाता है। और अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड या अपोजिट साइड में उपस्थित होते हैं तो उसे ट्रांस कहा जाता है। सेम ग्रुप सेम साइड मतलब सिस हो गया मेरे बच्चों, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसे ट्रांस कहा जाएगा। जैसे यहां पर उदाहरण को देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर मेरे बच्चे उदाहरण को देखिए। जैसे यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, सी डबल बॉन्ड सी है। सर आपने देखा यहां पर ए है ग्रुप, यहां पर बी है। सर इस वाले sp2 कार्बन पर आपने चेक किया, ये रहा ए, ये रहा बी। आप क्या देखेंगे, सेम ग्रुप सेम साइड पर है। ये ए ग्रुप है, ये भी ए ग्रुप है, ये सेम साइड पर है आप लोगों के पास। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। सर ये रहा बी ग्रुप, ये रहा बी ग्रुप, सेम ग्रुप सेम साइड पर है, तो ये कौन सा आइसोमर या कौन सा समावयवी कहलाएगा? सर सिस समावयवी कहलाएगा। जैसे यहां पर देखिए मेरे बच्चों, यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर ये कार्बन भी sp2 संकरित है, ये कार्बन भी sp2 संकरित है। सर इस sp2 कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। सर इस कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है आप लोगों के पास हाइड्रोजन। सर क्या है? सर देखिएगा, सर यदि दोनों CH3 आप लोगों के पास सेम साइड पर हैं, देखिए यदि दोनों CH3 सेम साइड पर हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर हैं, इसका मतलब है कि सेम ग्रुप सेम साइड पर हैं, तो जो ये यौगिक है ये सिस समावयवी कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जैसे ये आप लोगों के पास कार्बन है, यहां पर ये हाइड्रोजन है, यहां पर एक CH3 ग्रुप है, यहां पर दूसरा CH3 ग्रुप है, और मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, जरा देखिएगा कि दोनों CH3 ग्रुप की यदि आप तुलना कर रहे हो, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप तुलना कर रहे हो दोनों हाइड्रोजन ग्रुप की। सर या तो मैं तुलना कर रहा हूं दोनों CH3 ग्रुप की, या फिर मैं तुलना कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे दोनों हाइड्रोजन ग्रुप की। सर दोनों CH3 या दोनों हाइड्रोजन ग्रुप यदि अपोजिट साइड हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा बेटा ट्रांस आइसोमर। उसे क्या कहा जाएगा बेटा? ट्रांस आइसोमर कहा जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट एकदम क्लियर हुआ होगा। सर लास्ट वाले एग्जांपल में अगर आप देख रहे हो तो फ्लोरीन फ्लोरीन सेम साइड में उपस्थित है, CH3 CH3 सेम साइड में उपस्थित है, तो इसे सिस आइसोमर कहा जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। सर आइए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सर अगला पॉइंट यहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगला पॉइंट जो यहां पर है मेरे बच्चों, आइए ध्यान से देखिए क्या होगा आप लोगों के पास, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, नोट्स को बनाने की टेंशन मत लो, ये सारी चीजें आप लोगों के पास PDF फॉर्म में मिल जाएंगी आराम से। ये रिवीजन की फॉर्म में है, आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी बेटा, नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये 11वीं क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स आप तभी बनाइएगा जब आप 12वीं क्लास में आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। सर एक और नामकरण का एक रूप है और वो है सिन एंटी नामकरण। अब एक विशेष चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, सर ये जो सिन एंटी नामकरण की पद्धति है ये हर किसी कंपाउंड में लागू नहीं होती है मेरे बच्चों। सर ये जो सिन एंटी नामकरण है ये हर कंपाउंड में लागू नहीं होता है मेरे बच्चों। फिर आप पूछोगे कि सर कौन से कंपाउंड में लागू होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये दो ही कंपाउंड में लागू होगा, या तो ऑक्साइम कंपाउंड में मिलेगा या फिर एजो कंपाउंड में मिलेगा। सर ऑक्साइम में कैसे मिलेगा, सर एजो में कैसे मिलेगा, ये इंटरेस्टिंग चीज है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं देखिए सर ऑक्साइम कंपाउंड होता क्या है, ये बनता कैसे है, आइए जरा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सर ऑक्साइम कंपाउंड के निर्माण के लिए हम लोगों ने यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड लिया हुआ है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड की अवस्था में हो सकता है या फिर कीटोन की अवस्था में हो सकता है। मेरी बात को देखिए, हाँ रोहित खंडेलवाल हिंदी में ही है, ऑक्साइम को हिंदी में भी ऑक्साइम ही बोलते हैं, ये हिंदी में ही है बेटा, अंग्रेजी में नहीं बता रहा हूं। रोहित खंडेलवाल और रोहित खंडेलवाल ये हिंदी में ही ये सारी चीजें, ऑक्साइम को हिंदी में भी ऑक्साइम ही बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है, एजो कंपाउंड को हिंदी में एजो ही लिखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। नोट्स चलिए इधर देखिए, है ना, इधर देख लो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, इधर देखने की कोशिश करो। हाँ मतलब ही समझा रहा हूं मैं। देखिए सर ऑक्साइन का निर्माण कैसे होता है, जरा इसको देखने की कोशिश कीजिए। सर मैंने यहां पर कार्बोनिल यौगिक ले लिया है और इस कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन NH2OH के साथ करवा रहा हूं। सर ये जो NH2OH है इसका नाम क्या होता है? सर इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइल एमीन। इसका नाम क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्सिल एमीन नाम होता है इसका। इसका नाम क्या होता है आप लोगों के पास? हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम होता है बेटा? हाइड्रोक्सिल एमीन। सर जैसे ही मैं इस कार्बोनाइल यौगिक की क्रिया हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ कराता हूं तो यहां से देखिए हाइड्रोक्साइल अमाइन में से H2 और कार्बोनाइल कंपाउंड में से ऑक्सीजन ये निकल जाती है। ये यहां पर क्या होती है बेटा? निकल जाती है। यानी यहां से H2O आप लोगों को पास निकल गया और जैसे ही H2O यहां से आप लोगों को पास निकलता है तो आप लोगों के पास यहां से क्या बन गया? ऑक्साइन यौगिक का निर्माण हो गया। H2O निकालने के बाद क्या बच गया? ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन गया और आप लोगों के पास ऑक्साइन का निर्माण यहां पर हो गया। सर ऑक्साइन यहां पर दो प्रकार के होते हैं, देखने की कोशिश कीजिएगा। हां देखिए सर ऑक्साइन यहां पर दो प्रकार से आप लोगों के पास होता है। सर दो कौन कौन से होते हैं जरा समझने की कोशिश कीजिए। सर एल्डोक्साइन। सर ये एल्डोक्साइन क्या चीज है? यदि 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 कार्बोनाइल यौगिक देखिए यदि कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड है तो आप लोगों के पास एल्डोक्साइन बनेगा। सर कीटोक्सिम कब बनेगा? यदि कार्बोनिल यौगिक कीटोन है, यदि कार्बोनिल यौगिक कीटोन है तो कीटोक्साइम बनेगा। यदि कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड है तो एल्डोक्साइम बनेगा। यदि कार्बोनिल यौगिक कीटोन है तो कीटोक्साइम बनेगा। आ जाओ जरा यहां पर समझने की कोशिश करो क्या पॉइंट आप लोगों के पास होगा। सर देखिए सर ये एल्डोक्साइम का निर्माण कैसे होता है एक बार मुझे रफली समझा दीजिए। आइए इधर देखिए थोड़ा सा अपने दिमाग को यहां पर विकसित कीजिए। सर ये एल्डोक्साइन का निर्माण कैसे होता है इधर देखिए। मान लीजिए ये मैंने यहां पर आप लोगों को पास एल्डिहाइड ले लिया है। एल्डिहाइड क्या होता है? सर RC डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास है H और सर यहां पर है हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये रहा NH2OH। इधर देखने की कोशिश कीजिएगा फटाफट से। अब ये जो R है ना बेटा, ये R इसे बोला जाता है एल्काइल। ये जो R है इसे बोला जाता है एल्किल समूह। इसे आप क्या बोलते हो बेटा? एल्किल समूह बोलते हो। सर R की जगह पर आप मिथाइल भी रख सकते हो, आप इथाइल भी रख सकते हो, आप प्रोपाइल भी रख सकते हो, आप ब्यूटाइल भी रख सकते हो, आपकी मर्जी हो जो रखो। कहने का मतलब है कि यहां ऐसे लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O H भी लिख सकते हो। सर यहां पर आप क्या लिख सकते हो? CH3, यहां पर CH2 है, यहां C डबल बॉन्ड O H भी लिख सकते हो। सर यहां पर क्या आएगा? CH3, यहां पर आएगा CH2, यहां आएगा CH2, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास H है। कोई सा भी एल्डिहाइड आप ले सकते हो। अच्छा साथ में यहां पर आप लोगों ने क्या ले लिया है? हाइड्रोक्साइल अमाइन ले लिया है। ये चल रहा है यहां पर OH, ये चल रहा है मेरे दोस्त यहां पर आप लोगों के पास OH NH2OH और साथ ही साथ ये चल रहा है यहां पर NH2OH। अब देखिए यहां पर क्या बन सकता है। अब देखिए बेटा यहां पर क्या बन सकता है आप लोगों के पास। अगर आप समझ पा रहे हैं
तो सर यहां से H2O निकल रहा था, बिल्कुल ठीक बात है। सर यहां से भी क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। सर यहां से भी H2O निकल जाएगा, ये भी एकदम ठीक बात है। सर यहां से भी H2O निकल जाएगा, ये भी एकदम ठीक बात है। तो बस कंसेप्ट सेम है। और ये सारे क्या बन गए हैं आप लोगों के पास, एल्डोक्साइन बन गए हैं बेटा। ये क्योंकि आपने एल्डिहाइड लिया हुआ था, इसलिए ये सारे के सारे क्या है, एल्डोक्साइन ही है। यानी यहां पर क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, CH3C, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया, N, यहां पर आ गया आप लोगों के पास OH। सर यहां से क्या बन जाएगा, CH3, यहां से CH2, यहां से C डबल बॉन्ड, यहां से NOH, यहां से H है। सर यहां क्या बन जाएगा, CH3, यहां CH2, यहां पर आप लोगों के पास CH2, यहां C है, यहां H है, डबल बॉन्ड NOH। यह आप लोगों के पास क्या बन गया बेटा, एल्डोक्साइन बन गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यस, हाँ भाई, ठीक है। हाँ भाई, ये आप लोगों के पास हो गया एल्डोक्साइन। सर कीटोक्साइन कैसे बनेगा, है ना, कीटोक्साइन यहां पर कैसे बन सकता है, उसको यहां पर जरा देखने की कोशिश करो। कीटोक्साइन यहां से कैसे बन सकता है, कीटोक्साइन यहां पर कैसे बन सकता है, उसको जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है, कीटोक्साइन यहां पर कैसे बन सकता है, उसको समझने की जरा कोशिश करो। सर एल्डिहाइड की जगह अगर मैं कीटोन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, कीटोक्साइन बन जाएगा। देखो यहां पर सर अगर मैं यहां पर ऐसे ले रहा हूं, ये R C डबल बॉन्ड O है, यहां पर आप लोगों के पास R है, प्लस यहां पर H2N, यहां पर OH है। सर यहां से क्या निकलेगा आप लोगों के पास, जरा मुझे बताओ, यहां से क्या निकल सकता है आप लोगों के पास, सेम कंसेप्ट यहां पर भी होगा। सर यहां से भी हम लोगों के पास H2O एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से भी हम लोगों के पास क्या एलिमिनेट होगा, H2O एलिमिनेट होगा। और जैसे ही H2O एलिमिनेट होगा तो यहां पर आप देखिए दोनों तरफ R R है, तो अगर आप यहां पर ऐसे ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से क्या बन गया CH3, सर यहां से क्या बन गया H2NOH बन गया बेटा, यस। सर यहां पर क्या आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया CH2 CH3। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक R डिफरेंट हो, एक R डिफरेंट हो, बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी है आप लोगों के पास। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां CH2, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया CH3 आ गया। बोलो भाई इतना मामला ठीक है। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया H2NOH आ गया है, और यहां से आप लोगों के पास क्या आ गया H2NOH आ गया। बोलो इतनी चीज ठीक है। सर यहां से भी सेम कंसेप्ट है, क्या निकल रहा होगा आप लोगों के पास H2O, यहां से भी निकल रहा होगा, यहां से भी आप लोगों के पास H2O निकल रहा होगा, और यहां से भी आप लोगों के पास क्या निकल रहा है H2O निकल रहा है। ठीक, और जैसे ही बेटा यहां से आप लोगों के पास H2O निकल गया है, क्या बन रहा है जरा समझने की कोशिश करो। जैसे ही यहां से H2O आप लोगों को पास निकल गया है, क्या बन रहा है बेटा जरा देखिए। सर यहां पर आ गया CH3, यहां पर आ गया C, यहां पर आ गया CH3, यहां पर डबल बॉन्ड, ये N है, यहां पर OH है। सर ये कीटोक्साइन बन गया। सर यहां पर आ गया आप लोगों को पास CH3, यहां पर आ गया CH2, यहां से C डबल बॉन्ड N, यहां से आ गया OH, यहां पर क्या आ गया CH2, यहां पर क्या बन गया CH3। अभी हम मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं यहां पर ये रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं खाली आप लोगों का जो क्वेश्चन था ना, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये ऑक्साइन बनता कैसे है, तो खाली वो बता रहा हूं। अभी ये रिएक्शन नहीं बता रहा हूं मैं, आप सोच रहे हो कि सर ये रिएक्शन है, नहीं है ये रिएक्शन। ठीक है, ये आप लोगों के पास हो गया, और सर यहां पर ये ऑक्साइन बन गया। तो ये होते हैं बेटा ऑक्साइन, सारे कैसे बनते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया, जो आप लोगों का क्वेश्चन था। अब देखिए यहां पर क्या लाइन लिखी हुई है ना,
इसको थोड़ा फास्टली निपटाते हैं, ये 11th में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये तो मेरी भलमन साहत है कि मैं आप लोगों को ये समझ रहा हूं कि आप लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी। वैसे आप लोगों के सिलेबस में ये चीजें मेंशन नहीं थी, तो मेरी भलमन साहत है कि मैं बच्चों के लिए रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। हालांकि ये बनता नहीं था रिवीजन करवाना, लेकिन ठीक है, टीचर मेंटेलिटी है, ठीक है, सभी बच्चों को समान मानकर पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए चैट बंद क्यों की है आप लोगों ने? चैट बंद इसलिए करी थी क्योंकि कुछ अवांछनीय तत्व, कुछ अवांछनीय स्टूडेंट थे जो किसी दूसरे टीचर का यहां पर नाम लिख रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं रिस्पॉन्स करूंगा। बेटा इन सब चीजों से मैं ऊपर उठ चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पता है कि ये टॉपिक क्या चल रहा है। यहां रिएक्शन डिस्कस नहीं हो रही है। एक बंदा था जो किसी अन्य टीचर का नाम ले रहा था कि सर ये रिएक्शन, अभी रिएक्शन थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, जब रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो उसकी मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा, जब तुलना करनी होगी ना तब वहां करना। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, 11th का टॉपिक है, करा इसलिए रहा हूं ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या पॉइंट लिखा हुआ है? सर एल्डोक्साइम है और ये कीटोक्साइम है। अब इनमें सिन एंटी भी कैसे देखेंगे? ये तो मैंने सिखा दिया कि एल्डोक्साइम कैसे बनेगा, कीटोक्साइम कैसे बनेगा, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो रिएक्शन नहीं थी कि कैसे क्या बन रहा है, वो तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन हमारा पॉइंट है कि सर चाहे कोई सा भी एल्डोक्साइम हो, कोई सा भी कीटोक्साइम हो, सिन एंटी कैसे बनेगा? तो यहां पर क्या पॉइंट होगा? देखिए सर, यदि हाइड्रोजन व OH, यदि हाइड्रोजन और OH सेम साइड पर हुए, यदि हाइड्रोजन और OH सेम साइड पर हुए तो उसे सिन आइसोमर कहा जाता है। क्या लाइन है बेटा यहां पर? यदि हाइड्रोजन व OH सेम साइड पर हुए तो उन्हें आप सिन आइसोमर कहेंगे। अगला पॉइंट क्या है बेटा यहां पर? अगला पॉइंट क्या है? सर यदि हाइड्रोजन व OH अपोजिट साइड पर हुए तो उसे एंटी आइसोमर कहा जाता है। यह आप लोगों को देखना रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन में हमें बनाना नहीं है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब, क्वेश्चन में देगा आप लोगों को फॉर्मूला, आपसे खाली पूछा जाएगा कौन सा सिन है कौन सा एंटी है। सर इसके अलावा जरा यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। सर कीटोक्साइम को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, सर कीटोक्साइम में कैसे देखेंगे? सर दोनों तरफ ही एल्काइल ग्रुप है। अब यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है उसको समझिए। सर एक तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल है, एक तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो इथाइल है। सर इन्हें कैसे देखें? तो अगर आप इनकी बात कर रहे हो तो देखो, मिथाइल में एम शब्द आता है, इथाइल में ई शब्द आता है। बताओ अल्फाबेट में पहला कौन सा शब्द आता है? मिथाइल में एम आता है, इथाइल में ई आता है। बताइए अल्फाबेट में पहले कौन सा शब्द आता है? तो अल्फाबेट में पहले ई आता है। एबीसीडी आती है आप लोगों को? बस बहुत है। तो अगर आप लोगों को एबीसीडी आती है तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दोगे। क्या होगा बेटा? अल्फाबेट में पहले आने वाला OH सेम साइड पर है, अल्फाबेट में पहले आने वाला तथा OH ग्रुप, जैसे अल्फाबेट में पहले आ रहा है ई, तो इथाइल और OH अगर सेम साइड में हो गए, इथाइल और OH अगर सेम साइड में हो गए तो आप इसे सिन बोलोगे। और अल्फाबेट में पहले आने वाला एल्काइल ग्रुप और OH यदि अपोजिट साइड में हो गए तो इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप यहां पर एंटी बोलोगे। बोलो इतनी चीज क्लियर हो गई है? यस। सर एजो यौगिक कौन से यौगिक होते हैं? आप लोगों को बनानी नहीं है स्ट्रक्चर, ये सारी स्ट्रक्चर्स, ये सारी संरचनाएं आप लोगों को क्वेश्चन में दी जाएंगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहां पर बात करूं कि एजो यौगिक कौन से होते हैं, तो एजो यौगिक का मतलब होता है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध उपस्थित होता है, वो सारे के सारे एजो यौगिक आप लोगों के पास कहलाते हैं। तो यहां पर कंसेप्ट क्या है कि सर नाइट्रोजन के अधिकतम 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। एक सहसंयोजक बंध ये रहा, 2 सहसंयोजक बंध ये रहे, तो नाइट्रोजन के 3 सहसंयोजक बंध बन चुके हैं। सर यहां पर क्या है? इधर की तरफ लोन पेयर है, इधर की तरफ लोन पेयर है। पॉइंट यहां पर क्या होगा? पॉइंट यहां पर क्या होगा? यदि लोन पेयर सेम साइड आ गए, क्या लाइन बोल रहा हूं मैं? यदि एजो यौगिक में लोन पेयर सेम साइड आ गए, क्या लाइन बोल रहा हूं मैं? यदि एजो यौगिक में लोन पेयर सेम साइड आ गए तो उन्हें सिन आइसोमर कहा जाएगा। और यदि लोन पेयर अपोजिट साइड यानी एक दूसरे के विपरीत, देखो ये तो सेम साइड में थे, सर ये एक दूसरे के विपरीत आ गए हैं तो उसे एंटी आइसोमर कहा जाएगा।
बोलो हाँ, ठीक है। अगर इतनी चीज आ रही है तो हम लोगों ने यहां पर आप लोगों को सिन एंटी भी बता दिया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आने वाली है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहां पर आएगा उसे यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, है ना। फिर हम प्रकाशिक संभाव्यता की बात करेंगे। देखिए बेटा, सिस ट्रांस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये 11th क्लास का टॉपिक है, रिवीजन के चल रहा है ना। कुछ बच्चे नोट्स बना रहे हैं, इसके जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, इसी में से पढ़ लेना। नोट्स आप तब बनाइएगा जब मैं क्लास 12th के टॉपिक स्टार्ट करूंगा। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, सिस ट्रांस सिन एंटी। सर तीसरा जो नामकरण है वो है आप लोगों के पास EZ नामकरण। तीसरा जो नामकरण है बेटा वो कौन सा नामकरण है बेटा आप लोगों के पास? EZ नामकरण यहां पर है। अगर EZ नामकरण की आप बात कर रहे हो तो क्या होगा, जरा देखने की कोशिश करो। सर ई शब्द आया है एंटेजन शब्द से, है ना, एंटेजन। सर इस एंटेजन शब्द का ये ग्रीक वर्ड है। जेड शब्द आया है, जूसामन एक ग्रीक वर्ड से है, ग्रीक शब्द। सर ये ई का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ई का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। क्या पॉइंट है सर? पॉइंट ये है, यदि समान वरीयता वाले ग्रुप अपोजिट साइड में हो। क्या पॉइंट बोल रहा हूं मैं आप लोगों को? यदि समान वरीयता वाले ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो उसे ई आइसोमर या ई समावयवी बोला जाता है। यदि समान वरीयता वाले ग्रुप सेम साइड में हो तो उसे जेड आइसोमर बोला जाता है। जैसे यहां पर, अब यहां पर एक शब्द निकल कर आया है और वो शब्द है, सर ये वरीयता। वरीयता कैसे आप यहां पर डिसाइड करोगे या वरीयता का निर्धारण आप कैसे करोगे कि कौन सा ग्रुप पहले आएगा, कौन सा ग्रुप बाद में आएगा, या किस ग्रुप को आप उच्च वरीयता दोगे, किस ग्रुप को आप निम्न वरीयता दोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सर ग्रुप यानी समूह की वरीयता का जो निर्धारण है, ग्रुप यानी समूह की वरीयता का जो निर्धारण है वो कौन से रूल के द्वारा दिया जाता है बेटा? CIP रूल के द्वारा दिया जाता है। कौन से रूल के द्वारा दिया जाता है? CIP रूल के द्वारा दिया जाता है। सर ये CIP रूल क्या है? ये CIP रूल क्या है ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सर ये CIP रूल क्या है? तो सर C का मतलब होता है कोहन, C का मतलब है कोहन, I का मतलब है इंगोल्ड, और सर P का मतलब है प्रीलोग। ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम हैं, ठीक है। कोहन, इंगोल्ड, प्रीलोग, ये तीनों के तीनों जो नाम हैं ये वैज्ञानिक के नाम है बेटा, कोहन, इंगोल्ड और प्रीलोग। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों के पास क्या रहने वाली है। सर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जरा देखिए, अब CIP रूल मतलब कोहन, इंगोल्ड और प्रीलोग ने क्या रूल यहां पर दिया था, आइए उसे जरा चेक करने की कोशिश करते हैं। क्या रूल है सर? रूल नंबर 1 क्या रूल है? देखो, डबल बॉन्ड से जुड़े डायरेक्ट तत्व का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? परमाणु क्रमांक। क्या पॉइंट लिखा है मैंने? क्या पॉइंट लिखा है? डबल बॉन्ड से जुड़े डायरेक्ट तत्व का एटॉमिक नंबर चेक करो। जिस तत्व का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उस तत्व की ऊंची वरीयता निर्धारित होगी या मिलेगी। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है, और परमाणु क्रमांक आप लोगों ने 11th क्लास में जो आप लोगों की आवर्त सारणी होगी उसमें डिटेल से पढ़ा होगा। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को यहां पर लेता हूं। देखिए C डबल बॉन्ड C है, यहां पर आप लोगों के पास फ्लोरीन है, सर यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, मेरे दोस्त यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन है, सर यहां पर आप लोगों के पास क्लोरीन है। सर एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, सर यहां पर है
सी डबल बॉन्ड सी है। इसी एग्जांपल को ले रहा हूं बेटा, सर यहां पर फ्लोरीन है, सर यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, सर यहां पर आप लोगों ने कर दिया क्लोरीन है, यहां पर हाइड्रोजन है। इन दोनों एग्जाम्पल को जरा देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि रूल नंबर 1 आप लोगों को क्या दर्शा रहा है। आइए देखिए, सर रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, डबल बॉन्ड से जुड़े डायरेक्ट तत्व का एटॉमिक नंबर चेक करो। जिस तत्व का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी वरीयता उतनी ज्यादा जी जाएगी। समझ में आ गई बात। सर ये रहा हम लोगों के पास डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है। अब देखते हैं इनसे कौन से तत्व डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इनसे कौन से तत्व डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। पहले तो इसको ऐसे डब्बे में बंद कर लेता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो, आप लोग समझ जाओ। सर इधर देखिए, सर यहां पर ये एक तत्व है फ्लोरीन और यहां पर एक तत्व है कार्बन। एक तत्व तो है फ्लोरीन, एक तत्व है कार्बन। मुझे यहां पर बताइए किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है। सर फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है, फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, सर 9 है। सर कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो आप लोगों के पास 6 है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 9 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक मेरे बच्चे 6 है। सर किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है कि कार्बन का ज्यादा है। आप कहोगे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो फ्लोरीन है इसे उच्च वरीयता मिलेगी, फ्लोरीन को हम लोग उच्च वरीयता देंगे। ठीक है। सर इधर आते हैं, सर क्लोरीन, सर क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। सर जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसको उतनी ज्यादा वरीयता दी जाएगी। सर क्लोरीन यहां पर क्या हो गया, आप लोगों के पास उच्च वरीयता हो गया, उच्च। ये भी उच्च वरीयता हो गया, ये भी उच्च वरीयता हो गया। और रूल क्या था कि यदि समान वरीयता, उच्च उच्च समान हो गई, अरे बोल बेटा, उच्च उच्च क्या हो गई है बेटा, समान हो गई है। यदि समान वरीयता वाले ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो ई कहा जाएगा, और यदि समान वरीयता वाले ग्रुप सेम साइड पर हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, जेड कहा जाएगा। सर समान वरीयता यानी उच्च वरीयता वाले सेम साइड है, मतलब इसे जेड समावयवी, इसे जेड समावयवी कहेंगे। ठीक है। सर नीचे वाले एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, सर नीचे वाले एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पर उच्च वरीयता यही है, ये आप लोगों के पास क्या आ गई बेटे दोस्त, उच्च वरीयता आ गई है। सर यहां पर जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन भी क्या है आप लोगों के पास, उच्च वरीयता है। आप यहां पर क्या बोलोगे शब्द, सर यहां पर शब्द आप बोलने वाले हो कि उच्च वरीयता वाले आप लोगों के पास क्या है, सर उच्च वरीयता वाले हम लोगों के पास अपोजिट साइड है, और उच्च वरीयता वाले यदि अपोजिट साइड है इसे कहा जाएगा ई समावयवी, इसे कहा जाएगा ई समावयवी। तो पहला रूल मैं उम्मीद करूंगा कि क्लियर हो गया, पहला रूल उम्मीद करूंगा कि क्लियर हो गया। ये देखिए, जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में से उच्च वरीयता एचपी, एचपी का मतलब है उच्च वरीयता, हाई प्रायोरिटी। एचपी का मतलब क्या हो गया, उच्च वरीयता, हाई प्रायोरिटी। तो मुझे आप यहां पर बताइए, ब्रोमीन उच्च वरीयता वाला है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से फ्लोरीन उच्च वरीयता वाला है, उच्च वरीयता वाले अपोजिट साइड हैं तो ई आइसोमर हो गया। ये कौन सा आइसोमर हो गया बेटा, ई समावयवी हो गया। सर यहां पर आप चेक कीजिए, ब्रोमीन और फ्लोरीन उच्च वरीयता वाले हैं, सेम साइड हो गए तो जेड हो गया है। सर यहां बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया है, यहां बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया है, क्या है देखिए, सर इधर देखिए,
सर यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर ऑक्सीजन है, सर यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कैसे? सर आपने कहा है कि फ्लोरीन और कार्बन में से फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, फ्लोरीन हो गया उच्च वरीयता। सर ऑक्सीजन और कार्बन में से किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है? सर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, तो उच्च वरीयता वाले ग्रुप आप लोगों के सेम साइड है, इसे इसलिए कहा जाएगा जेट समावयवी। बोल दो यस। सर अगर इतना पॉइंट क्लियर है तो यहां पर रूल नंबर 2 आप लोगों के पास क्या होगा, जरा देखने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 2 आप लोगों के पास क्या है? सर रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 क्या है बेटा? देखिए सर रूल नंबर 2 है, यदि डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़े तत्व सेम हो तो उस तत्व से जुड़े उस तत्व से जुड़े उस तत्व से जुड़े है ना, यहां मैं लिख रहा हूं क्या पॉइंट है, समझिएगा, अभी मैं सारी चीजें समझा दूंगा। यदि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े तत्व सेम हो और उस तत्व से जुड़े अन्य तत्वों के परमाणु क्रमांक चेक करो, एवं अन्य तत्वों को परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में लिखते हैं। घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम में लिखो, है ना। पानी पी लेते हैं, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। सर कैसे होगा? देखो मैं समझाता हूं। रूल क्या बोल रहा है, इधर समझो, मैं आप लोगों को रूल समझाता हूं। आ जाओ भाई, इधर आओ। इधर देख मेरे दोस्त, इधर देख मेरे दोस्त, इधर देखो। सर रूल चेंज नहीं हुआ है, क्या बोल रहा है रूल? यदि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े तत्व आप लोगों के पास सेम है, क्या रूल बोल रहा है? यदि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े तत्व सेम हो तो उस तत्व से जुड़े अन्य तत्वों के परमाणु क्रमांक चेक करने होंगे, है ना, और अन्य तत्वों को परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में लिखना होगा। यह है पॉइंट। जैसे यहां देखिए सर, यहां पर हम लोगों को तुलना करवानी है, आप कैसे तुलना कर सकते हो, आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए। सर ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, सर एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है।
डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आप लोगों के पास क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन है, और यहां पर आप लोगों के पास क्लोरीन है। जरा देखने की कोशिश कीजिए क्या पॉइंट आप लोगों के पास है। सर फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 9 होता है। सर क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो आप लोगों के पास क्या होता है, 17 होता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है? आप कहोगे सर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है, यानी ये हो गया आप लोगों के पास उच्च वरीयता यानी हाई प्रायोरिटी। सर अब यहां फोकस करते हैं। सर आपने क्या कहा, सर इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, सर इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ये कार्बन भी यहां पर जुड़ा हुआ है। बोलो बेटा, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, दोनों तत्व सेम आ गए हैं, दोनों कार्बन यहां पर आप लोगों के पास सेम आ गया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों कार्बन यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गए मेरे दोस्त, सेम आ गए हैं। अब क्या करें, तो आप अन्य तत्वों को देखिए। सर अन्य तत्व कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सर इस कार्बन से कितने अन्य तत्व जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से कितने अन्य तत्व यहां पर जुड़े हुए हैं उसे चेक कर लेते हैं। सर इस कार्बन से ये हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, यानी यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन तत्व बेटा यहां पर जुड़े हुए हैं। सर यहां पर अगर आप बात करते हो इस कार्बन से कितने अन्य तत्व जुड़े हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सर इस ब्लू वाले जो मैंने गोले के अंदर कार्बन लिया हुआ है, इसके अंदर ये हाइड्रोजन भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, सर ये वाला हाइड्रोजन भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और सर ये वाला कार्बन भी जुड़ा हुआ है। ये 3 तत्व जुड़े हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी कि देखो यहां तो तीनों ही हाइड्रोजन थे, तीनों का ही परमाणु क्रमांक सेम था, तो यहां तीनों को एक जैसा ही लिख दिया। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये थी कि सर 2 तत्व सेम आ गए हैं, एक तत्व अलग आ गया है। कैसे लिखेंगे बेटा? सर परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है मेरे जिगर के छिल्ले? परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में लिखना है। मतलब सर पहले लिखा जाएगा कार्बन, फिर इससे घटते हुए क्रम में, और दोनों हाइड्रोजन ही है तो दोनों को लिख दो। अब आप तुलना करवाइए इसमें और इसमें। अब आप तुलना करवाइए मेरे बच्चे कि आप लोगों के पास उच्च वरीयता कहां मिल रही है, आप लोगों के पास उच्च वरीयता कहां मिल रही है। आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसका मतलब है कि ये वाला समूह उच्च वरीयता वाला है, ये वाला समूह क्या है, उच्च वरीयता वाला है। और मुझे बताइए दोनों उच्च वरीयता वाले समूह सेम साइड हो गए हैं, इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल मैंने सिखाया है ये जेड समावयवी है। ये जो एग्जाम्पल मैंने सिखाया है ये कौन सा समावयवी है, जेड समावयवी है। बोलो हाँ। सर इसके बाद मैं बात करता हूं आप लोगों से इस वाले एग्जाम्पल को, जरा देखिए ये रिवीजन हो रही है सारी चीजें आप लोगों की, ये सारी चीजें लिखी हुई है बेटा, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस समझते हुए चलिए आप आराम से। और ये रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, ये काम आएंगी आगे चीजें रिएक्शन में, ये रिएक्शन में काम आएंगी बेटा ये सारी चीजें। सर आयोडीन ब्रोमीन है, सर यहां पर आयोडीन है, यहां पर ब्रोमीन है। मुझे बताइएगा यहां पर कि सर आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53, सर ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35। सर 53 और 35 में से बड़ा कौन होता है? सर 53 होता है। मतलब ये आप लोगों के पास क्या हो गया, उच्च वरीयता हो गई है, हाई प्रायोरिटी हो गई है, उच्च वरीयता हाई प्रायोरिटी हो गई है। सर यहां पर बात क्या करते हैं, सर यहां पर बात कर लेते हैं हम, यहां पर बात कर लेते हैं बेटा इस तरीके से। सर इस द्विबंध वाले कार्बन से ये कार्बन आप लोगों के पास है और ये वाला कार्बन है यहां पर आप लोगों के पास। बोलो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, बोलो कोई समस्या आ रही है क्या? ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, बोलो कोई समस्या आ रही है क्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं है। और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, मतलब डायरेक्टली जुड़े हुए तत्व समान है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे जुड़े हुए अन्य तत्वों को चेक करेंगे। सर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये हमने कहा ठीक है, आ जाओ। सर कैसे लिखेंगे? परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा?
परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में लिखेंगे। हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सर इस कार्बन से चेक करते हैं बेटा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर इस कार्बन से चेक करते हैं कौन कौन जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सर मजा आ गया खेल में, खेल में मजा आ गया बेटा। सर CHH CHH कोई भी नहीं जीता, बराबर है मामला। हमने कहा ठीक है, घबराना है ही नहीं, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा बेटा, कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। सर अगर अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए तत्वों से भी जो तत्व जुड़े वो सेम आ जाए, फिर नेक्स्ट वाला चेक करो। हमने कहा ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे अगले वाले कार्बन को। सर अगले वाले कार्बन को चेक करते हैं। सर इस कार्बन से डायरेक्टली कितने तत्व जुड़े हुए हैं। अब इसको चेक नहीं करना, पीछे नहीं आना, एक बार आगे चले गए तो पीछे आने की जरूरत नहीं है, इसको तो चेक कर चुके हैं ना, तो अब इसको दोबारा चेक नहीं करेंगे। सर इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आपने कहा ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, मतलब H H H। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त जब हम इस कार्बन की तरफ चल रहे हैं तो यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसका मतलब है C। अब आप मुझे बता दीजिए ना उच्च वरीयता वाला कौन सा है। सर यहां उच्च वरीयता ये हो गया है। और आप मुझे बताइए कि उच्च वरीयता वाले समूह सेम साइड हैं क्या। आप कहोगे अपोजिट साइड है, ये इधर है, ये इधर है, एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब इसे बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चे ई समावयवी। इसे क्या बोल दोगे, ई समावयवी बोल दोगे। यही तो लिखा है, ये देखो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये उच्च वरीयता, ये उच्च वरीयता Z। यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, और ये कार्बन है। सर यहां पर CFH है, CFF है। मिस प्रिंटिंग बहुत कर रहा है बेटा। F, ठीक है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उच्च वरीयता किसे मिलेगी, CHH को मिलेगी या फिर FFH को मिलेगी। आप कहोगे कि भाई FFH को मिलेगी, तो ये हो गया यहां पर उच्च वरीयता। तो उच्च वरीयता वाले सेम साइड है, उच्च वरीयता वाले सेम साइड है, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये Z समावयवी हो जाएगा। ठीक ठीक, ऐसे यहां पर आप देख सकते हो। चलिए, तो रूल नंबर 2 आई थिंक सो कि क्लियर हो गया। रूल नंबर 2 के बाद क्या है बेटा, आइए जरा देखते हैं। रूल नंबर 2 के बाद क्या है, देखिए रूल नंबर 3 आप लोगों के सामने है। यहां पर रूल नंबर 3 बेटा यहां पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जल्दी से देखने की कोशिश कीजिए क्या है आप लोगों के पास। रूल नंबर 3, यहां पर रूल नंबर 3 क्या है, देखिए मेरे बच्चों, रूल नंबर 3 क्या है। यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, देखिए क्या है रूल नंबर 3, यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कोई द्विबंध या त्रिबंध वाला समूह जुड़ा हो, तो द्विबंध वाले समूह व त्रिबंध वाले समूह के बहुबंध को तोड़कर लिखा जाता है, बहुबंध को तोड़कर लिखा जाता है। यह आप लोगों के पास है, यह आप लोगों के पास सीन है। कैसे, देखो देखो, मान लीजिए, पहले इसको समझिएगा, उसको मत देखिए, उसको मत देखिएगा।
एकदम से इसको देखोगे तो डरावना दिखेगा, पहले इसको देखो। मान लेते हैं कि आप लोगों के पास सी डबल बॉन्ड सी दिया हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ, तो भाई क्या करे सीन, ऐसे दे देगा, 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 तो क्या करें सर, उलझ गए हम तो। कैसे यहां पर वरीयता का निर्धारण करेंगे, ये तो हम लोग उलझ गए। तो क्या करें समझिएगा, क्या करें हम, ये तो उलझ गए। अरे उलझने नहीं देंगे, बहुत मिस प्रिंटिंग कर रहा है ऑपरेटर, उलझने नहीं देंगे। कैसे, देखिए कैसे सर, जब आप लोगों के पास द्विबंध है तो सबसे पहले आप इस द्विबंध को यहां पर तोड़ोगे। जैसे ही तोड़ोगे इस कार्बन पर एक मुक्त संयोजकता आएगी, जैसे मैं पूरा ही एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। ऐसे एग्जाम्पल कुछ ऐसा है आप लोगों के पास, इधर देखिए, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, सी डबल बॉन्ड सी, सी सी एच, CH2, CH, Br, आयोडीन। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। सर मुझे इस एग्जाम्पल को बताना है कि ये जेड है या ई है। अब मेरा सवाल है कि मैं कैसे बता सकता हूं, है ना, मेरा सवाल है कि मैं इसका ई जेड का निर्धारण कैसे करूं। तो सर मुझे ये जो द्विबंध है ना, इनके बारे में सोचना रहेगा, इनके बारे में सोचना रहेगा, इनके बारे में सोचना रहेगा। तो कभी भी आप लोगों के पास ऐसे दिए जाएं तो देखो कैसे आप तोड़ोगे, देखो कैसे आप इनको तोड़ोगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सर जैसे ये द्विबंध दिया हुआ है ऐसे, CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिया हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको और डिटेल से अगर आप लिखना चाहो तो ये लीजिए, ये C है, ये H है, डबल बॉन्ड C है, यहां H है, यहां H है, एक ही चीज है, CH डबल बॉन्ड CH2 एक ही चीज है, CH डबल बॉन्ड CH2 एक ही चीज है। सर इसे कैसे सॉल्व करें, CH डबल बॉन्ड CH2, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, देखिए इधर इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सर जैसे ही आप यहां पर इस द्विबंध को तोड़ोगे, जैसे ही बेटा आप इस द्विबंध को यहां पर तोड़ोगे, कैसा सीन यहां पर आप लोगों के पास आएगा, बताने का कष्ट करें मुझे। जैसे ही सर इस द्विबंध को यहां से तोड़ोगे तो आप लोगों के पास कुछ ये सीन आएगा, देखो बहुत ध्यान से देखना बेटा। जैसे ही आपने ये द्विबंध को तोड़ा, एक मुक्त संयोजकता यहां, एक मुक्त संयोजकता यहां, सर अब क्या होगा, सर अब इन मुक्त संयोजकताओं पर हम कौन सा तत्व फिट करें, यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सर इस मुक्त संयोजकताओं पर कौन सा तत्व फिट करें, यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे इस कार्बन के सामने एक और कार्बन है ना, देखो इधर, इस कार्बन के सामने ये एक और कार्बन है और इस कार्बन के सामने भी यही कार्बन है, तो आप दोनों तत्व को एक दूसरे के सामने बिठा दीजिए। इस कार्बन के सामने ये वाला कार्बन बिठा दिया, इस कार्बन के सामने ये वाला कार्बन बिठा दिया, ये लीजिए, ये हो गया बैलेंस। मतलब यहां पर मैं कैसे लिख सकता हूं, इधर देखो, C डबल बॉन्ड C, सर यहां पर आप लोगों ने पूरा इसको खोल दिया, और वो क्या है C, यहां पर H है, सर यहां पर आप लोगों के पास C, सर यहां पर C आ गया, यहां पर H आ गया, यहां पर H आ गया, यहां पर C आ गया। बोलो हां, बोलो हां। सर ये जो त्रिबंध है इसे कैसे तोड़ा जाएगा, ये जो त्रिबंध है इसे कैसे तोड़ा जाएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए आइए देखिए कैसे तोड़ोगे इसका, आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए कैसे तोड़ोगे। सर यहां पर द्विबंध था,
तो मुझे एक बंध को तोड़ना पड़ रहा था। सर यहां त्रिबंध है तो मुझे दो बंधों को तोड़ना पड़ेगा। यहां पर त्रिबंध है तो मुझे दो बंध को तोड़ना पड़ेगा। यहां पर त्रिबंध है तो मैंने कितने बंधों को तोड़ दिया? दो बंधों को तोड़ दिया। जैसे ही दो बंध टूटे हैं बेटा, जैसे ही यहां पर दो बंध टूटे हैं, क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? जरा समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सर यहां पर जैसे ही ये द्विबंध टूटे हैं, क्या दिख रहा है? कार्बन है। सर एक बंध टूटने पर दो मुक्त संयोजकताएं आ रही थी, तो जो दो बंध टूटेंगे तो चार मुक्त संयोजकताएं आएंगी। एक, दो, तीन, चार, ये चार मुक्त संयोजकताएं आ गई। ये चार मुक्त संयोजकताएं यहां पर आ गई। जब भी एक बंध टूटेगा दो मुक्त संयोजकताएं आएंगी, जब दो बंध टूटेंगे तो चार मुक्त संयोजकताएं यहां पर जनरेट हो जाएंगी। अब आइए सर यहां पर देखते हैं क्या खेल आप लोगों के पास हो रहा है। क्या खेल हो रहा है देखो। सर इस कार्बन के सामने ये कार्बन को बिठा देना है, इस कार्बन के सामने इस कार्बन को बिठा देना है, मतलब ये लो। मतलब जो नीचे वाला था ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। सर यहां पर आप लोगों के पास वही ब्रोमीन था, वही आयोडीन था। अब इसको सॉल्व करना तो बड़े आराम से आता आपको। सर इसको देखने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। पहले वाले को देखने में दिक्कत फील हो रही थी आप लोगों को, लेकिन अब इसको सॉल्व करने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। सोचो जल्दी से, सोचो कैसे, सोचो। सर आयोडीन, आयोडीन और ब्रोमीन में से किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है? सर आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है, यहां पर 53 है। ब्रोमीन यहां पर आप लोगों के पास 35 है। सर आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो आयोडीन को उच्च वरीयता मिलेगी, यानी हाई प्रायोरिटी मिलेगी। सर यहां पर द्विबंध से डायरेक्ट जुड़े कार्बन को चेक करते हैं। सर ये रहा कार्बन, यहां पर ये रहा कार्बन। सर कार्बन कार्बन तो सेम आ गए, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो इससे तो तुलना हो नहीं सकती है। तो फिर नेक्स्ट इससे जुड़े हुए तत्व को देखते हैं। सर इससे जुड़ा हुआ तत्व हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है, यानी CCH है। क्या है बेटा? CCH है। सर इस तत्व से देख लो, ये C है, ये C है, ये C है, तो यहां से आप लोगों के पास CCC है, CCC है। ऊपर है CCH है, नीचे है CCC। नीचे क्या है बेटा? CCC है। तो अब यहां पर आप बताइए, अब यहां पर आप मुझे बताइए कि भाई किसको ज्यादा वरीयता दें। अब मुझे आप बता दीजिए किसको ज्यादा वरीयता दें। आप कहोगे ये नीचे वाला आप लोगों के पास उच्च वरीयता रहेगा। बोलो। उच्च वरीयता अपोजिट साइड है, यानी ई समावयवी है। यही सब कुछ है यहां पर यही सब कुछ है, यहां पर यही सब कुछ है। बोलो, बोल दो भाई। यस, बोल दो भाई। यहां है CHH और यहां है CCH। ठीक, यहां पर है CCH,
यहां पर क्या है, सी। मेरे हिसाब से बड़ा ही आसान हो गया है ना। अब देखो कितना टाइम बच रहा है, अगर मैं ये सारी चीजें लिख के नहीं लाता, सोचो कितना टाइम, मतलब अपने 1-2 लेक्चर इसको लिखाने में चले जाते हैं, सोचो आप। तो ये दिमाग वाला काम किया है, आपका 11th का रिवीजन भी हो गया क्विक, रूल्स भी हो गए, प्रैक्टिस भी हो गई, है ना। इसको थोड़ा सा दिमाग वाला कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, ठीक है। सर अगला रूल क्या है, देखिए अगला रूल यहां पर आप लोगों के पास क्या है, देखिए अगला रूल, यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन में, देखिए यहां पर क्या पॉइंट आप लोगों के पास लिखा हुआ है, पॉइंट को जरा समझिएगा। यदि डबल बॉन्ड वाली कार्बन से किसी तत्व का समस्थानिक जुड़ा है, तो वरीयता परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं होगी, परमाणु भार के आधार पर होगी, क्योंकि आप लोगों को समस्थानिक की परिभाषा पता है। समस्थानिक मतलब आइसोटॉप, आइसोटॉप क्या होते हैं, किसी तत्व का ऐसा समूह जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार, वैसे वास्तविकता में तो यहां पर द्रव्यमान संख्या आना चाहिए, पर ठीक है कई लोग परमाणु भार भी लिख देते हैं, काम चल जाता है, लेकिन वास्तविकता में द्रव्यमान संख्या आनी चाहिए, वास्तविकता में क्या आनी चाहिए, द्रव्यमान संख्या आनी चाहिए, पर ठीक है परमाणु भार से भी काम चल जाएगा। तो कभी भी अगर आप लोगों के पास समस्थानिक दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा जेड है या ई है, तो हम लोगों को परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के आधार पर ही डील करना है। जैसे देखिएगा बच्चों, जैसे देखिएगा भाई, आप लोगों को सिंपल सी बात पता है, 1H1 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तीनों समस्थानिक का नाम आप लोगों को पता है, क्या नाम पता है बेटा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। क्या लाइन बोल रहा हूं मैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम, ये आप लोगों को पास है। सर ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, O16, O17, O18, ये जो लिखा हुआ है ये परमाणु भार लिखे हुए हैं। सर नाइट्रोजन आप लोगों को पास, अच्छा परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 होता है, यहां पर 8 होता है। सर यदि आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो तो नाइट्रोजन का यहां पर जो परमाणु भार है वो 7N14 है, 7N15 है, ये है, बोलो हाँ। तो अगर आप यहां पर देख रहे हो सर हाइड्रोजन, अगर आप यहां पर देख रहे हो तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो 1 है, और जो ऑक्सीजन यहां आप लोगों को दे दी है वो 17 मास वाली दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, या OH था मेरे हिसाब से, ये OH था, ये OH है। तो OH16 मतलब ऑक्सीजन है ये, OH16 और OH17 में से जिसका भार ज्यादा होगा उसको उच्च वरीयता मिलेगी। OH16 और OH17 में से जिसका भार ज्यादा होगा, तो 16 और 17 में से 70 ज्यादा होगा, तो 17 वाले को उच्च वरीयता दे दिया। सर नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 में से किसका भार ज्यादा है, नाइट्रोजन 15 का भार ज्यादा है, तो उच्च वरीयता वाले सेम साइड हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, जेड आइसोमर कहा जाएगा। इसी प्रकार से सर यहां ऑक्सीजन है, यहां नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन को उच्च वरीयता मिल गई है, और यहां ड्यूटीरियम को, हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम में से ड्यूटीरियम को मिल गई, तो हाई प्रायोरिटी। बहुत आसान से एक एडिशनल चीज और है जो जेई मेंस में पूछी जाती है, बस ये होने वाला है पूरा, बस ये होने वाला है। अपना कितना टाइम बच गया आप खुद देखो, अपना कितना टाइम बच गया भाई। ये जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, ये है, कल आप लोगों को जेई एडवांस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, ओनली फॉर जेई एडवांस। कल मैं आप लोगों को जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो टेंशन मुक्त होकर जाइएगा, है ना। ये लिख के लिए आया, ये बहुत अच्छी बात है। ये रूल केवल जेई एडवांस के लिए ही है, जेई मेंस में नहीं पूछा जाएगा। देखिए सर क्या बोल रहा है,
यदि डबल बॉन्ड से कोई होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हो। सर होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? सर होमोसाइक्लिक का मतलब होता है समचक्रीय। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है समचक्रीय और हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है विषम चक्रीय। सर इनका मीनिंग भी बता दो, मीनिंग भी देख लो बेटा ताकि तुम्हारा गलत नहीं हो। समचक्रीय, होमोसाइक्लिक, समचक्रीय यानी होमोसाइक्लिक। देखिए समचक्रीय या होमोसाइक्लिक क्या होते हैं जरा समझने की कोशिश कीजिए। सर समचक्रीय या होमोसाइक्लिक का मतलब है कि सर ऐसी चक्रीय संरचना जिसमें उपस्थित तत्व समान हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसी चक्रीय संरचना जिसमें सभी तत्व कार्बन हो, वो आप लोगों के पास समचक्रीय होगी, है ना। तो अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? ऐसी चक्रीय संरचना ऐसी चक्रीय संरचना जिसमें उपस्थित सभी तत्व समान हो। ऐसी चक्रीय संरचना जिसमें उपस्थित सभी तत्व कैसे हो बेटा? समान हो। जैसे देखिए इधर देखिए, ये रही कार्बन, ये रही कार्बन, ये रही कार्बन, तो ये चक्रीय संरचना क्या है? समचक्रीय है बेटा, क्योंकि सारे ही कार्बन है। सर कार्बन 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 कार्बन, सर ये भी समचक्रीय है क्योंकि सारे तत्व कार्बन है। सर कार्बन 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 कैसी है बेटा? समचक्रीय है क्योंकि इसमें सभी तत्व क्या हैं? कार्बन है। सर अगला जो पॉइंट होगा वो क्या है? विषम चक्रीय। विषम चक्रीय यानी हेटेरोसाइक्लिक। विषम चक्रीय यानी हेटेरोसाइक्लिक। विषम चक्रीय यानी हेटेरोसाइक्लिक क्या है बेटा पॉइंट यहां पर? इसका मतलब सर समचक्री का मतलब क्या है कि ऐसी चक्रीय संरचना जिसमें सारे तत्व समान हो। विषम चक्री में क्या होगा? जिसमें कोई विषम परमाणु उपस्थित हो, यानी ऐसी चक्रीय संरचना जिसमें विषम परमाणु जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि उपस्थित हो, आदि उपस्थित हो, वो विषम चक्री कहलाती है। जैसे ये देखो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी आ रहा है, जैसे ये देखो कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ रहा है, जैसे ये देखो कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ रहा है, जैसे ये देखो कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ रहा है। तो ये सारे कैसे हो गए? विषम चक्रीय हो गए। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए, है ना। विषम करूंगा कि आप लोग यहां पर समझ गए। तो ये है हेटेरोसाइक्लिक रिंग यानी विषम चक्रीय, वो है होमोसाइक्लिक रिंग यानी समचक्रीय। तो सर
यहां पर फंडा कैसे चेक करना है कि किसे हम उच्च वरीयता देंगे, किसे हम निम्न वरीयता देंगे। तो एक फंडा यहां पर आप लोगों को पास लिखा हुआ है, देखिए सर, समचक्रीय रिंग में ज्यादा कार्बन वाली को उच्च वरीयता देना है और हेटेरोसाइक्लिक में छोटी रिंग को ज्यादा वरीयता देनी है। कैसे, समझ गए सर? होमोसाइक्लिक रिंग में जो ज्यादा कार्बन वाली है उसे उच्च वरीयता देनी है और हेटेरोसाइक्लिक रिंग में छोटी रिंग वाली को उच्च वरीयता देनी है। सर ये 3 कार्बन की वलय है, ये 4 कार्बन की वलय है, समचक्रीय है, तो 4 कार्बन वाली को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। सर यहां पर ये 3 कार्बन की हेटेरोसाइक्लिक है, ये रही 3 कार्बन की हेटेरोसाइक्लिक, ये रही 4 कार्बन की हेटेरोसाइक्लिक। तो अगर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है तो वहां पर कम कार्बन संख्या वाली रिंग को ज्यादा वरीयता दी जाएगी, यानी इधर ये हाई प्रायोरिटी, इधर ये हाई प्रायोरिटी, तो ये हो गया जेड। क्लियर? यस, ये रूल हो गए। तो आप लोगों के पास बेटा ज्यामिति समावेवियों के तीनों प्रकार के नामकरण पढ़ लिए एकदम। आप सोचो कि अगर हम यहां पर इसको लिखाते, मैं हाथ से ही लिखने वाला था, लेकिन भाई ईमानदारी की बात आप मुझे बताओ, मुझे प्रकाशिक समावयवता में, आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, आपके प्लेनर में मुझे प्रकाशिक समावयवता में कितने लेक्चर मिले हुए हैं? प्रकाशिक समावयवता में मुझे केवल 3 लेक्चर दिए हुए हैं, 3 लेक्चर दिए हुए हैं। प्रकाशिक समावयवता में मुझे केवल 3 लेक्चर दिए हुए हैं कि सर जब आप हाथ से लिख रहे थे तो 4 लेक्चर में तो ज्यामिति खत्म हुआ है, 4 लेक्चर में तो ज्यामिति खत्म हुआ है, 3 में कहां से प्रकाशिक समावयवता खत्म? तो एक सोचने वाला लॉजिक होता है ये, ठीक है, एक सोचने वाला लॉजिक होता है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है, समझ रहे हो बात को? ये एक सोचने वाला लॉजिक होता है। हालांकि मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट यहीं से शुरू कर सकता था, लेकिन मुझे पता है आपका बेसिक थोड़ा सा लूज है, तो उस बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बताया। मेरे ऊपर ले रहा हूं ये चीजें, मैं एक्स्ट्रा बर्डन में अपने ऊपर ले रहा हूं, तो मेरी खुशी के लिए नहीं, आप में से जिन बच्चों की 11th वेस्ट है उन सभी के लिए कर रहा हूं मैं। तो इसीलिए आज मैं लिखकर लेकर आया ताकि हमारा टाइम बच जाए और हम चीजों को गहराई से करके आए, क्योंकि आप लोगों को जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में करवाना चाहते हैं, और जेईई एडवांस के क्वेश्चन को यदि आप क्लास में करना चाहते हो तो आपको टाइम चाहिए, और टाइम ऐसे ही मिलेगा कि जो थ्योरी वाला पोर्शन होगा कम से कम इन दोनों चैप्टर्स में, उसके बाद आप लोगों को लिखा हुआ कुछ भी नहीं, हम यहीं पर बोर्ड पर हाथ से लिखेंगे बेटा। तो टाइम बचाना था, इसलिए मैं ये सारी चीजें लेकर आया हूं। चलिए जी, चलिए देखिए सर, अब हम लोगों के पास ये नामकरण पूरा निपटा दिया सर आपने, सिस ट्रांस भी पूरा समझाया है, सिन एंटी भी पूरा समझाया है, ई जेड भी पूरा समझाया है। सर अब हम गुणों की बात कर लेते हैं, इसके बाद प्रकाशिक समावयवता स्टार्ट हो जाएगा। आइए आइए बेटा, हम गुणों की बात यहां पर कर लेते हैं। क्या गुण यहां पर दिया हुआ है? चलिए बेटा, आइए चीजों को जरा देख लेते हैं, क्या है पॉइंट हम लोगों के पास। सर पॉइंट क्या है, देखिए सर, हम ज्यामिति समावयवी, जितने भी आप लोगों ने ज्यामिति समावयवी पढ़े हैं, जितने भी हम लोगों ने ज्यामिति समावयवी पढ़े हैं, तो उनके हम लोगों को यहां पर गुण देखने हैं। तो हम जनरली यहां पर सामान्य रूप में सिस ट्रांस को ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। सिस ट्रांस के बारे में आप लोगों को तो पता ही है, सेम ग्रुप यदि सेम साइड है तो वो सिस है, सेम ग्रुप यदि अपोजिट साइड है तो वो ट्रांस है। अब देखिए क्या पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास है, क्या पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सर क्या पॉइंट हो सकता है, इधर देखिए सर, ये CH3 और ये CH3 बल्कि ग्रुप का मतलब क्या होता है, इधर देखो, बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप का मतलब होता है बड़े ग्रुप, बल्कि ग्रुप कहिए या फिर बड़े ग्रुप कह दीजिए, बल्कि ग्रुप कह दीजिए
या फिर आप बड़े ग्रुप कह दीजिए, है ना। बल्कि को क्या बोला जाता है? बड़े ग्रुप। तो देखिए बड़े ग्रुप आमने सामने हैं, बड़े ग्रुप जैसे एक गली का गुंडा दूसरी गली का गुंडा आमने सामने हो जाते हैं, तो गली के गुंडे क्या होते हैं? आपस में लड़ाई करते हैं कि नहीं करते? बताओ। यस। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि बड़े ग्रुप आमने सामने हैं, बड़े ग्रुप आमने सामने हैं, बड़े ग्रुप आमने सामने हैं। कैसे लिखोगे आप बेटा? बड़े ग्रुप कैसे हैं बेटा? यहां पर आमने सामने हैं। और जब बड़े ग्रुप आमने सामने हैं, इसका मतलब यहां पर क्या होगा? सर दोनों के बीच में लड़ाई होगी। लड़ाई का मतलब त्रिविम बाधा। लड़ाई का मतलब क्या हो गया बेटा? त्रिविम बाधा। यानी यहां पर त्रिविम बाधा अधिक होगी, यहां पर त्रिविम बाधा अधिक होगी, यहां पर त्रिविम बाधा अधिक होगी। बड़े ग्रुप आमने सामने होंगे, यहां पर त्रिविम बाधा क्या होगी बेटा? आप लोगों के पास अधिक होगी। और जब त्रिविम बाधा अधिक होगी तो मुझे आप बता दीजिए कि स्थायित्व। भाई किसी भी चीज में अगर बाधा ज्यादा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसका स्थायित्व क्या हो गया बेटा? कम हो गया। यानी उसका स्थायित्व क्या हो गया? कम। स्थायित्व कम हो गया। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, तो ये रहा आप लोगों के पास बड़ा ग्रुप, ये रहा बड़ा ग्रुप। अब की बार बड़े ग्रुप आप लोगों के पास, यहां तो देखो पास पास थे, अब एक दूसरे से दूर हो गए, अपोजिट साइड चले गए ना, अपोजिट चले गए हैं एक दूसरे से। अब एक दूसरे से क्या हो गए बेटा? अपोजिट साइड चले गए। और जब एक दूसरे से अपोजिट साइड चले गए हैं, इसका मतलब यहां पर पॉइंट यह आ गया है कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ चुकी है। अब दोनों के बीच की जब दूरी बढ़ चुकी है, तो वहां पर आप लोगों के पास क्या होगा? त्रिविम बाधा कम होगी। यानी यहां पर आप क्या लिखोगे? बड़े ग्रुप एक दूसरे से दूर है, बड़े ग्रुप एक दूसरे से दूर है। बड़े ग्रुप क्या है बेटा? एक दूसरे से दूर है। जब बड़े ग्रुप एक दूसरे से दूर हैं, इसका मतलब यहां पर पॉइंट क्या हो गया बेटा? इसका मतलब यह पॉइंट हो गया कि त्रिविम बाधा कम है। त्रिविम बाधा आप लोगों के पास कम है। और जब त्रिविम बाधा आप लोगों के पास कम होगी बेटा, तो स्थायित्व ज्यादा ही रहने वाला है। स्थायित्व क्या रहेगा मेरे बच्चे? ज्यादा ही रहेगा। तो इसीलिए यहां पर एक सामान्य रूप से स्टेटमेंट लिखा जाता है कि जो ट्रांस अवस्था होती है, ट्रांस फॉर्म जो होती है, सिस फॉर्म से अधिक स्थायी होती है। जनरली ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा वाक्य हम बोल देते हैं कि कभी भी सिस समावयवी और ट्रांस समावयवी में से जिस समावयवी का यहां पर स्थायित्व ज्यादा होता है वो ट्रांस समावयवी होते हैं। लेकिन इसका अपवाद है मेरे बच्चे, इसका अपवाद है बेटा सिट्रिक एसिड। साइटिक एसिड लिखा हुआ गधे ने, सिट्रिक एसिड। पीपीटी बनाने के लिए ऑपरेटर को देते हैं ना, ऑपरेटर कुछ ना कुछ गलती छोड़ ही देता है। इसे बोलते हैं बेटा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। और ये फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। ठीक सर, ये है सिट्रिक एसिड, वो है हम लोगों के पास फ्यूमेरिक अम्ल। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों के पास क्या पॉइंट हो सकता है? सर जो सिट्रिक एसिड है आप लोगों के पास, इधर देखो, जो सिट्रिक एसिड है उसका फॉर्मूला ये है, और जो फ्यूमेरिक एसिड है उसका फॉर्मूला ये है। बोलो हाँ। सर सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये है, फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला ये है। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो मेरे बच्चों, तो क्या पॉइंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है? इधर देखिए सर, सिट्रिक एसिड में आप कहोगे कि सर ये सिस समावयवी है और दोनों COOH अपोजिट साइड हैं, तो आप कहोगे कि ये ट्रांस समावयवी है। क्या कहोगे बेटा? ट्रांस समावयवी है। पॉइंट कैसे कह सकते हो? सर पॉइंट ये है कि ये जो सिस
समावयवी है। ये जो सिस समावयवी है, यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन बंद होने की प्रबल संभावना है। जो सिस समावयवी है, ये सिस समावयवी क्या करेगा बेटा? सर यहां हाइड्रोजन बंद बन सकता है, आप लोगों के पास यहां हाइड्रोजन बंद बन सकता है। कार्बन कार्बन के बीच नहीं बनेगा सर हाइड्रोजन बंद, क्या कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसको मैं सही कर देता हूं ऐसे, इसको भी ऐसे सही कर देता हूं, जैसे देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां पर आप लोगों के पास ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे हाइड्रोजन बंद बनने की यहां पर संभावनाएं रहेंगी। जबकि यहां पर दोनों COOH एक दूसरे के विपरीत हैं, और जब दोनों COOH एक दूसरे के विपरीत हैं तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास हाइड्रोजन बंद नहीं बन पाएगा। तो हाइड्रोजन बंद बनने के कारण यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अपवादित रूप से सिस समावयवी ज्यादा स्थायित्व रखता है। बोलो भाई यस। अगर इतना पॉइंट क्लियर है तो आइए हम बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की, डाइपोल मूवमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा? ये इंटरेस्टिंग चीज है। द्विध्रुव आघूर्ण ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये सारे पॉइंट जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं ना मेरे बच्चों, ये सारे पॉइंट, चाहे आप हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पढ़ना, चाहे आप बेटा एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ना, चाहे आप कार्बोनाइल कंपाउंड यौगिक पढ़ना, चाहे आप बेटा अमाइंस पढ़ना, इन सारे यौगिकों के जो भौतिक गुण होंगे ना, भौतिक गुण से मेरा मतलब है गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, और जो विलेयता हो गया, वो इन्हीं पॉइंट से सॉल्व होंगे बेटा। वो सारे के सारे पॉइंट्स इन्हीं पॉइंट से सॉल्व होंगे। तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। सर अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर हम यहां पर बात करते हैं बेटा कि द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मूवमेंट, ये दो चीजों पर निर्भर करता है बेटा। एक तो है आप लोगों के पास परिमाण, एक आप लोगों के पास क्या है मेरे दोस्त? परिमाण, और एक आप लोगों के पास क्या है? दिशा। जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये दो चीजों पर आप लोगों के पास डिपेंड करता है। एक हो गया बेटा परिमाण, और एक हो गया बेटा आप लोगों के पास यहां पर दिशा। ठीक सर, यहां पर जरा चेक करते हैं क्या पॉइंट आप लोगों के पास है। सर देखो सर, द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Q इंटू डी। सर Q का मतलब होता है चार्ज यानी आवेश, और D का मतलब होता है डिस्टेंस यानी दूरी। दोनों आवेश या आवेशों के मध्य दूरी। आवेश के मध्य दूरी। और सर ये जो आवेश होता है, ये हम लोगों के पास डेल्टा EN पर निर्भर करता है ना? ये डेल्टा EN पर निर्भर करता है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। विद्युत ऋणता का मतलब यहां पर मैं आप लोगों को समझा देता हूं क्या है। आइए, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, वो विद्युत ऋणता होती है। तो जिसमें डेल्टा EN ज्यादा होगा उसके लिए आवेश का मान ज्यादा होगा, जिसके लिए आवेश का मान ज्यादा होगा उसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा हो सकता है। अब
ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप लोगों को हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स चैप्टर में मिलेगा। अब ये जो लाइन बेटा है ना, ये लाइन, ये हेलो अल्केन हेलो एरीन्स चैप्टर की है बेटा। ये आप लोगों को हेलो अल्केन हेलो एरीन्स चैप्टर में मिलेगी। हेलो अल्केन तथा हेलो एरीन्स में ये आप लोगों को मिलेगा। क्या है बेटा लाइन? जैसे हम यहां CH3Cl ले लें, CH3F ले लें, CH3Br ले लें, CH3I ले लें, तो भाई इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर आपके अनुसार, तो यहां पर ये फ्लोरीन को पहले आना चाहिए था क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता बाकी सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, आपके सोचने में कोई कमी नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि जब भी आप CH3Cl और CH3F की तुलना करते हो तो यहां पर विद्युत ऋणता की बजाय जो दूरी वाला कारक है वो दूरी वाला कारक प्रभावी हो जाता है। यहां पर दूरी वाला कारक प्रभावी होता है। यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये अपवाद है, ये अपवाद है। अब मैं वो उसका भी रीजन बताता हूं, डिस्टेंस प्रभावी होता है। सर दूरी प्रभावी क्यों हो रहा है उसका कारण भी बता रहा हूं, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन की साइज में कोई खास अंतर नहीं होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, सर फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो वो होगा 1s2 2s2, सर 2p5 होता है। सर क्लोरीन क्या होता है? 17 होता है। सर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2, सर 2p6, सर 3s2, सर 3p5। साइज में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं हो पाता है, बस अंतर क्या पड़ता है कि यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन छोटे p कक्षक में है, 5 इलेक्ट्रॉन छोटे 2p कक्षक में है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन बड़े 3p कक्षक में है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण, क्योंकि छोटे से कमरे में 2p छोटा होता है 3p बड़ा होता है। आप लोगों को पता है छोटे कमरे में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा लगता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा लगता है। जबकि यहां 3p बड़ा कमरा हो गया है, बड़ा कमरा हो गया है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण यहां पर क्या हो गया बेटा? कम हो गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण यहां पर कम हो गया। अब उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी यानी स्थाई थोड़ा ज्यादा हो जाता है, स्थाई ज्यादा हो गया और ये कम स्थाई हो गया। ये आप लोगों के पास क्या हो गया? कम स्थाई हो गया। ये स्थाई ज्यादा हो गया, ये कम स्थाई हो गया। तो यहां पर विद्युत ऋणता वाला फैक्टर उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, यहां पर आप लोगों का डिस्टेंस वाला फैक्टर काम करता है। यहां पर कौन सा फैक्टर काम करता है बेटा? डिस्टेंस वाला फैक्टर यहां पर काम करता है। समझ में आ गया कि क्यों डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर रहा है? क्योंकि असर ही नहीं कर पा रही विद्युत ऋणता। ठीक है, ठीक है। अब देखो, बाकी अगर आप ब्रोमीन आयोडीन की तुलना फ्लोरीन से कराओगे तो वहां पर विद्युत ऋणता आप लोगों के पास प्रभावी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। आइए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट क्या है सर? अगला पॉइंट है कि द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण देखो बेटा क्या पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, यहां पॉइंट लिखा हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लेस ईएन एटम, लेस ईएन एटम का मतलब होता है कम विद्युत ऋणी तत्व, लेस ईएन एटम कम विद्युत ऋणी तत्व से मोर ईएन एटम,
अधिक विद्युत ऋणी तत्व। लेस ईएन एटम से अधिक विद्युत ऋणी तत्व, यानी कम विद्युत ऋणी तत्व से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर होती है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं, जैसे मैं आप लोगों से यहां पर बोल रहा हूं, सर अगर मैं यहां पर आप लोगों से बोल रहा हूं, क्या पॉइंट है बेटा? सर पॉइंट ये है, ऑपरेटर आज पिटाई खाने वाला है, इतनी गलतियां हैं। देखो सर, जो विद्युत ऋणता होती है वो प्रतिशत एस लक्षण के समानुपाती होती है डायरेक्टली। क्या लाइन बोल दी है मैंने? कि जो विद्युत ऋणता है वो प्रतिशत एस लक्षण के डायरेक्टली समानुपाती है। कहने का मतलब क्या हो गया सर? कहने का मतलब ये हो गया, जैसे आप sp3 की बात कर रहे हो, तो sp3 कक्षक का जो निर्माण होता है कैसे होता है? sp3 कक्षक का निर्माण कैसे होता है? एक s कक्षक, एक s कक्षक, 3p कक्षक, एक s कक्षक, 3p कक्षक। तो जो टोटल कक्षक है, टोटल कक्षक हैं वो कितने हैं? 4। टोटल कक्षक कितने हो गए? 4। तो अगर मैं प्रतिशत एस लक्षण निकालूं, प्रतिशत एस लक्षण, तो कैसे निकालोगे? एक एस कक्षक है, टोटल कक्षक 4 हैं, सर डिवाइड करोगे तो ये 25% आ गया। आ गया, ये 25% आ गया। ऐसे ही sp2 में अगर मैं प्रतिशत एस लक्षण निकालता हूं, प्रतिशत एस लक्षण, तो sp2 में आप मुझे बताइए, sp2 में एक s कक्षक है और 2p कक्षक हैं, तो एक s 2p को मिलाओगे तो टोटल 3 कक्षक हो जाएंगे। तो 1/3 गुणा में 100, यह आ गया 33.33%। सर अगर मैं sp में प्रतिशत s लक्षण की बात करता हूं, किसमें? sp में, sp में प्रतिशत s लक्षण की बात करेंगे, तो एक s है, एक p है, एक s है, एक p है, तो यहां 1/2 गुणा 100, यानी यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? सर यहां पर 50% आप लोगों को पास आ गया। बोलो, इतनी चीज क्लियर है? तो भाई जैसे जैसे प्रतिशत एस लक्षण बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ही काम आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के पास बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे DSP2, sp3d2, अपने ऑर्गेनिक में केवल sp3 तक ही काम आते हैं, इसके आगे हमारे लोगों को जाना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर प्रतिशत एस लक्षण जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं विद्युत ऋणता के, और जितना ज्यादा आप लोगों के पास प्रतिशत एस लक्षण बढ़ेगा, विद्युत ऋणता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है बेटा, ये रहा। जैसे यहां पर देखो, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, दोनों की विद्युत ऋणता में कोई अंतर नहीं है, तो कोई भी किसी के भी इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच रहा है, कोई भी किसी के भी इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच रहा है। सर यहां पर CH3 है, यहां CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये sp3 है, ये sp2 है। सर sp3 की विद्युत ऋणता कम होती है, sp2 की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो कम विद्युत ऋणी से द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे जाएगी बेटा? कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर, यानी यहां से CH3 से इसकी ओर। बहुत आसान है सर। जैसे मैं यहां पर आप लोगों के पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ले रहा हूं, सर CH3 sp3 है, इतना निकालना आपको आता है। सर ये sp है, सर sp3 होता है कम विद्युत ऋणी, sp होता है अधिक विद्युत ऋणी, यहां से आप लोगों के पास निकल के जाएगी तीर की दिशा, यानी डायपोल मोमेंट की दिशा। सर अब हम तुलना कर लेते हैं हमारे सिस और ट्रांस की। अब हम तुलना कर लेते हैं बेटा सिस और ट्रांस की, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इधर देखिए, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इधर देखिए। सर सिस और ट्रांस में यदि आप देख रहे हैं
तो सर ये दिशा ऐसे जा रही है, ये ऐसे दिशा जा रही है। तो सदिश का आप लोगों ने 11th क्लास में देखा होगा चैप्टर कि जब दो सदिश जा रहे हैं तो उसका परिणामी बीच में ही आएगा। तो परिणामी कुछ ना कुछ आ रहा है, कैंसिल थोड़ी ना हो रहा है। ये सदिश इस सदिश से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो परिणामी कुछ ना कुछ आ रहा है। मतलब जो न्यू नेट है यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण टोटल है वो 0 नहीं है सिस के लिए। लेकिन अगर आप ट्रांस की बात करोगे, डायपोल मूवमेंट की दिशा ऐसी, डायपोल मूवमेंट की दिशा ऐसी, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो ट्रांस समावयवी का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है। इसीलिए लिखा गया है कि जनरली यानी सामान्य रूप से सिस आइसोमर का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये विद्युत लिख दिया गधे ने, द्विध्रुव है। यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा, द्विध्रुव। जो द्विध्रुव आघूर्ण है ट्रांस आइसोमर की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। चलिए सर एक एडिशनल चीज है, देखिए एक एडिशनल चीज है, क्या दी थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक एडिशनल चीज है, देखिए देखिए चलिए क्या लाइन लिखी हुई है, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग से देखिएगा। ये चीजें आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को जेई में देखने को मिलती है। 12वीं बोर्ड के लिए नहीं है ये, बारहवीं बोर्ड के लिए नहीं है, जेई मेंस एंड एडवांस। देखो क्या है पॉइंट, जरा देखिए। यदि पैरा प्रतिस्थापित, यहां पर पॉइंट क्या है, पैरा प्रतिस्थापित, पैरा प्रतिस्थापित, पैरा प्रतिस्थापित, यहां पर पॉइंट क्या है, पैरा प्रतिस्थापित। मैं अभी आप लोगों को इस पैरा का मतलब भी बता देता हूं। पैरा प्रतिस्थापित, समझिए, यदि पैरा प्रतिस्थापित बेंजीन, पैरा प्रतिस्थापित मतलब पैरा पोजीशन। सर ये पैरा क्या होता है, जिस बच्चे को नहीं आता, देखिए ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, मान लीजिए यहां पर कोई ग्रुप जी जुड़ा हुआ है। ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, बेंजीन है, और इस बेंजीन में कोई ग्रुप जी जुड़ा हुआ है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या पॉइंट आप लोगों को पास होते हैं। सर ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये है ऑर्थो, ये क्या है ऑर्थो, ये क्या है यहां पर आप लोगों के पास ऑर्थो। सर ये यहां पर मेटा है, ये यहां पर आप लोगों के पास मेटा है, ये मेटा पोजीशन है, और ये यहां पर आप लोगों के पास कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है, पैरा पोजीशन है, इस ग्रुप जी के संदर्भ में। ठीक है, तो बस ये देखिए पैरा 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 पैरा,
ठीक है, ये सारी पोजीशन कौन कौन सी है बेटा, पैरा है, यहां पर भी पैरा पैरा, तो उसी के लिए। तो यदि पैरा प्रतिस्थापित बेंजीन में एकल परमाणु यानी एक परमाणु, एकल परमाणु यानी एक परमाणु, एकल परमाणु का मतलब हो गया है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एकल परमाणु तथा sp संकरित समूह उपस्थित हो, तो क्या लिखा हुआ है, sp संकरित उपस्थित हो तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जैसे एकल परमाणु है, एक दूसरे का डायपोल मोमेंट कैंसल 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 कैंसल, ये चीजें इंटरेस्टिंग है, ये चीजें क्या होंगी बेटा, कैंसल हो जाएंगी, बोलो हां। लेकिन अब ये कोणीय शेप, सर कोणीय शेप वाले समूह हैं तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जीरो नहीं होता है। जैसे कोणीय, अब ये कोणीय शेप किनका होगा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कोणीय शेप किनका होगा, जनरली सामान्य रूप से sp3 संकरित ग्रुप, यानी जिनका संकरण sp3 होता है वो होते हैं कोणीय शेप वाले, वो आप लोगों के पास कैसे होते हैं, कोणीय शेप वाले होते हैं। ठीक है, तो ये भी कोणीय शेप है, ये भी कोणीय शेप है, तो इनकी वजह से ही इनका क्या रहेगा, आप लोगों के पास द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में आप लोगों को ये चीजें चेक करनी है कि कहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों के पास वैल्यूएबल है, कहां पर कौन कौन सी है, इनको जरा देख लो। बॉइलिंग पॉइंट यहां पर किन किन का देखा जाएगा वो देख लीजिए। एक है द्विध्रुव एक है वांडरवाल बल, एक आप लोगों के पास क्या है बेटा, वांडरवाल बल। तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से यौगिक में उपस्थित हो सकता है, COOH CONH2 OH NH2, द्विध्रुव एल्डिहाइड कीटोन COX, वांडरवाल बल एस्टर RX साइनाइड हाइड्रोकार्बन, है ना। तो ये हमेशा याद रखना कि किन यौगिकों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बंध वाले यौगिकों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसके बाद द्विध्रुव वालों का, लास्ट में वांडरवाल। बाकी चीजें आप लोगों को है ही सही यहां। तो यहां पर ये चीजें पता होनी चाहिए, काम आएंगी बेटा अपने। और ये मेल्टिंग पॉइंट वाली आप लोगों के पास है, और ये सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये चीजें काम आएगी। कल से हमारा प्रकाशिक समावयवता, बस अब कल से ये प्रकाशिक समावयवता स्टार्ट हो जाएगा, कल से लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हम लोगों ने पूरा कर लिया मामला, ये हम लोगों ने मामला पूरा कर लिया। अब कल से एक्चुअली में अपना ये ज्यामिति समावयवता पूरा मैंने करवा दिया। आप सोचो कि इसका टाइम बच गया हम लोगों का, अब जस्ट आप सोचो इसका टाइम बच गया हम लोगों का। मान लीजिए कि अगर मैं ये सारी चीजें आप लोगों को हाथ से लिखाता ना, अभी 1 से 2 लेक्चर और हम लोगों के खत्म होते, अभी 1 से 2 लेक्चर हम लोगों के और खत्म होते। अब हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अब हम लोगों का प्रकाशिक समावयवता एक्चुअली में स्टार्ट होगा।
ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल से प्रकाशिक समानता, और हमारा टाइम बच गया इसमें। ज्यामिति समानता पूर्ण हो गई है, कल से प्रकाशिक समानता पढ़ेंगे हम। कल से प्रकाशिक समानता 150%। कल से मजा आएगा, कल से मॉडल के थ्रू पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सममिति तल, सममिति केंद्र पहचानना सारे सिखा दूंगा कल आपको। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने आज क्लास को डिसिप्लिन से पढ़ा। कल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में बहुत ताबड़तोड़ तरीके से।